हाय एवरीवन, क्या सब आ चुके हैं? क्या सब अपने मूर्ख बालक बालिका आ चुके हैं? एक बार जल्दी चैट में बता दो। आ गए क्या सब? हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? कैसे हो? हेलो 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 हेलो, फाइनली L2 लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आ चुके हैं। ये क्या हो गया यार? एक तो ये, अब ये मत बोलना भैया नेक्स्ट टॉपर की टी शर्ट कहाँ है। आज मुझे नेक्स्ट टॉपर की टी शर्ट नहीं मिली। तुम तो अपने बच्चे हो, तुम्हारे में क्या नेक्स्ट टॉपर की टी शर्ट पहननी। आज मैंने ये कपड़े पहने मैं यही पहन के आ गया। ऐसा ही लग रहा है कि अभी बीच में जा रहा हूँ गोवा। गोवा वाइब आ रही, गोवा वाइब। गोवा वाली वाइब नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी सही बताओ, आ रही नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है कि गोवा में जा रहा हूँ। अरे आजा यार। माइक काहे नहीं आ रहा है भाई? माइक परेशान हो गया हूं मैं इस माइक से। चलो, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? आई होप सब बढ़िया हैं, सब चंगा सी। एवरीवन इज फाइन, डूइंग ग्रेट। क्या कह रही है भाई जनता? एकदम बढ़िया, मस्त, सुंदर लग रहे हो। आज सुंदर लग रहे हो क्या मतलब होता है? डेली नहीं लगता मैं सुंदर तुम्हें, हैं? डेली सुंदर नहीं लगता मैं तुम्हें? क्या कह रहे हो? आज आज कैसे सुंदर भाई? डेली ही लगता हूं मैं, ठीक है ना? मुझे मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। मैं आ बहुत बढ़िया। बहुत यार, इस टी शर्ट में माइक लगाना बड़ी सरदर्दी हो रही है यार। माइक ही नहीं आ रहा है ढंग से, इतनी देर से परेशान हो गया। चलो, चलो बताओ भाई, कैसे हो सभी? सभी सब बढ़िया हो? चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सब आ गए हैं तो, सब अगर आ गए हैं तो लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यार इस टी शर्ट को मुझे लग रहा है बदल के ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़ी दिक्कत दे रही है। इसमें माइक लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो देखता हूं, कुछ ना कुछ जुगाड़ देखता हूं उसका भी। आ जाओ। अब मैंने कल आपको होमवर्क दिया था बेटा, क्या आपका जोश मीटर एकदम हाई है? और उस हाई जोश मीटर से क्या आपने कल वो जो मैंने आपको 7 सवाल दिए थे, वो 7 सवाल क्या आपने कर लिए हैं? सच सच बताना एकदम। तुम्हें कसम है पीके भैया कि अगर तूने झूठ बोला तो पाप चढ़ेगा, और पाप में तू 11th में फेल हो जाएगा। भैया इतनी बड़ी कसम चढ़ा दी। हाँ, फेल हो जाएगा बेटा, तो जल्दी बता, जल्दी बता, बताओ फटाफट। करा है, करा है, करा है, नहीं करा? नहीं कर। तेरे को इतने दिनों बाद अपन मिले हैं, तुम्हें थोड़ी शर्म आती है? एक छोटा सा पानी ले, भगोना भर के पानी, और उसमें से है ना भाई? यार इतना तो करके आना चाहिए था यार तेरे को। यार तो डिस्टर्ब करते हो तुम। क्यों नहीं करा यार? 7 सवाल दी, 7, 7 सवाल। क्या तुम 7 सवाल नहीं? गुस्सा आ जाएगा मेरे को, मत करो। आ जाओ। लो भाई, बड़े लल्लू पल्लू सवाल थे, कुछ कुछ मुश्किल सवाल भी थे, आई नो। जैसे कि एक ये क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। किस किस से हुआ है सवाल? क्या बोला था? अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस। आपको यहां पर रेडियस गिवन थी, लेंथ गिवन थी, है ना, और फोर्स गिवन थी। देखो फोर्स कितनी है, फोर्स किलो न्यूटन में गिवन है। फोर्स है 100, किलो का मतलब होता है 1000, है ना? तो इतने न्यूटन, इतने न्यूटन फोर्स हमें गिवन है। स्ट्रेचेज इट अलोंग अ लेंथ, कैलकुलेट द स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे निकालोगे बेटा? फोर्स बाय एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया होगा, अब देखो कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है। एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस हमारे पास गिवन है, पाई हमें पता ही है, आंसर निकाल लोगे तो स्ट्रेस ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पार्ट क्या था? अलोंगेशन निकालो। बट अलोंगेशन से पहले, मतलब अलोंगेशन तुम कैसे निकाल पाओगे? यहां पर देखो आपको यंग मॉडुलस गिवन है, ये देखो यंग मॉडुलस गिवन है। क्या ये यंग मॉडुलस है? देखना जरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें अगर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कल याद हो, मैंने तुम्हें बताया भी था, क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। किस किस को याद है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? याद आ रहा है? बताओ। आ गया याद? हाँ। तो फोर्स है, एरिया है, लेंथ है, यंग्स मॉडुलस है, तो क्या तुम ये डेल्टा एल नहीं निकाल सकते? एक बार जरा चैट में मुझे बता दो, क्या तुम निकाल भी सकते हो या नहीं निकाल सकते? हाँ जी, निकाल सकते हो, है ना?
बहुत सिंपल है ना। तो डेल्टा एल निकाल लोगे यहां से, इसमें मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन के अलावा कुछ था। और लास्ट पूछ रहा है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? अब जब डेल्टा एल आई चुका है तो स्ट्रेन निकालने के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था बेटा, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है बस, और इससे आपका स्ट्रेन आ जाता। तो मुझे नहीं लगता इसमें कैलकुलेशन के अलावा तुम कहीं भी फंसे होगे। क्या कोई फंसा था? जल्दी बता दो। आई डोंट थिंक कैलकुलेशन के अलावा एनसीईआरटी का लल्लू सवाल है ना? पता नहीं एनसीईआरटी वाले कुछ तो पी पाके बना रहे हैं एनसीईआरटी की किताबें, क्योंकि वो थ्योरी के नाम पे तो कुछ भी नहीं डालते। ऐसी गंदी थ्योरी फिजिक्स की एनसीईआरटी जिस दिन तुम खोलोगे ना, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं बेटा, 1 to 1 सजेशन, जिस दिन तुम 11वीं या 12वीं की फिजिक्स की एनसीईआरटी खोलो, खोलते से ही बंद कर देना आगे मत जाना, आगे मत जाना, वो जाने लायक किताब ही नहीं है भैया, इतनी गंदी किताब बनाई है, मैं सच बता रहा हूं, थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है ना, इतना गंदा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, मत पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कर लेना। और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इतने गंदे एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाए, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो तुम देख ही रहे। चल आ जा, बट एक्सरसाइज क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है बाकी। आ जा, ये क्वेश्चन किस किस से हुआ? ये भी बड़ा सिंपल सवाल था, वही सेम कि लोड हमारे पास गिवन है और वायर, ओए होए ब्लैक स्क्रीन, क्या आज भी क्लास लंबी चलानी है क्या? बता दो। तो तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पहले बताओ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ओ, कैमरा की बैटरी गई क्या? कैमरा की बैटरी, अब तो दिख रहा हूं पर कैमरा की बैटरी गई क्या? पर अभी तो चल रहा है कैमरा। ओ ये कैसे चल रहा है कैमरा? ओए रुकना 1 मिनट जरा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? कुछ तो हुआ है जादू, कैमरा की बैटरी गई बट फिर भी कैमरा चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है आ जाओ, चलो ये लोड बताओ, लोड क्या है? 200 न्यूटन का लोड है और अप्लाइड है वायर पे, वायर की लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है। अच्छा याद रखना रेडियस 1 mm में गिवन है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। कैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे? 1000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर लेना तो वो आपका आ जाएगा मीटर के अंदर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब फाइनली क्या है, हमें स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है एंड अलोंगेशन इन वायर निकालना है। गिवन क्या है? यंग मॉडुलस को तुम्हें वाई ही लेना है, वाई लेना है यंग मॉडुलस को, गिवन है, ठीक है। तो तुम निकाल सकते हो सबसे पहले स्ट्रेस के लिए, तो वही निकाल दो फॉर्मूला, स्ट्रेस निकालने का तो फोर्स बाय एरिया। देखो फोर्स हमारे पास गिवन है, एरिया तुम निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से, बहुत बढ़िया है ना। यंग मॉडुलस वाई गिवन है ना, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी ये फॉर्मूला अब तो तुम्हें रट ही जाना चाहिए भाई, है ना, ये फॉर्मूला होता है, राइट राइट। तो हमें सेकेंडली क्या निकालना है? जब हम अलोंगेशन निकालेंगे यानी डेल्टा एल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू y की फॉर्म में आएगी, है ना, क्योंकि y की वैल्यू हमें एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बट हमें बोला गया है कि यंग मॉडुलस को y अज्यूम कर लो, तो जो आपके आंसर आएंगे ना बेटा वो y की फॉर्म में आएंगे। बस सेम क्वेश्चन था जैसा पिछला वाला कराया था। आगे बढ़ते, कोई अच्छा सा सवाल दिखा दो। ओए होए होए होए, यह आया ना कोई भारी सवाल, मजा आया भाई देख के, ऐसे सवाल आते तो अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा तुम में से कोई है बच्चा जो कि नीट वीट की तैयारी कर रहा है? तुम में से है कोई बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है या जेई की तैयारी कर रहा है? कोई है कोई साथ साथ में जेई नीट की तैयारी भी कर रहा है कोई? जल्दी बताओ। है? अच्छा मैं तुम लोगों को थोड़ी सी बैड न्यूज दूं कि जितने भी लोग जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, जेई नीट में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे स्कूल लेवल में आएंगे, बट जेई नीट के अंदर इन चैप्टर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के जो सवाल होते हैं वो कम होते हैं। फ्लूइड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो कि आप पढ़ चुके हो उसके सवाल ज्यादा आते हैं, इस चैप्टर के सवाल कम आते हैं। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, बस इंफॉर्मेशन दे रहा था। आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है। At what depth must a rubber ball be taken in the deep sea so that its volume decreases by 0.1%? बल्क मॉड्यूलस हमारे पास गिवन है और डेंसिटी दे रखी है वाटर की। समझना बेटा, अब इसमें क्या करना होगा। एक बॉल है, बॉल को डेप्थ तक ले जाना है, बॉल की वॉल्यूम कितनी डिक्रीज हुई? 0.1%। 0.1% का क्या मतलब है? यानी जो न्यू वॉल्यूम आएगी, जो न्यू वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी बेटा, बताना। न्यू वॉल्यूम कितनी आएगी?
मतलब जो चेंज आएगा वॉल्यूम का वो कितना आएगा भाई बताओ। 0.1% का मतलब क्या होता है 0.1 इंटू 100। अरे परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं। अरे मैं बोलूं 100 का 9% बताओ तो तुम कैसे बताओगे 9%? बताओ कैसे बताओगे 9%? किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है ना, क्या करोगे? क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या करोगे बताओ जरा। मान लो मुझे किसी का 9% निकालना है ना, 9% निकालना है तो मैं क्या करूंगा 9 डिवाइड बाय 100 इंटू जिसका भी मुझे परसेंटेज निकालना है, ऐसे करूंगा ना, ऐसे ही तो करते हैं है ना। किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0.1% निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं, यहां पर डिवाइड होगा ऐसे, और जो इनिशियल वॉल्यूम थी उसको हम वी ले लेंगे तो फाइनली आ जाएगा 0.001। यही आ रहा है 1 2 हाँ 1 V। क्या तुम्हें समझ आया? क्या तुम्हें समझ आया कि जो चेंज है वॉल्यूम का वो कितना है? वो 0.01% है। क्या है तुम्हें समझ आया? डिवाइड बाय 100 करना होता है ना, यही है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब कुछ आसान है। बट इतना कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गई है बाय 0.1% यानी कम हो गई है तो चेंज क्या है 0.1 डिवाइड बाय 100 इंटू जो इनिशियल वॉल्यूम थी। तो यानी जो हमारा चेंज आया है वॉल्यूम का वो कितना आ गया 0.001, जो पहले वाला वॉल्यूम था। ये समझ आया डेल्टा वी कैसे निकाला? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, डेल्टा वी आ गया। अब मुझे एक बात बताना, बल्क मॉड्यूलस की बात हो रही है, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस की बात हो रही है। बल्क मॉड्यूलस का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, बल्क मॉड्यूलस का होता था प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। यस और नो? यही होता था क्या बेटा फॉर्मूला? जल्दी बताओ, यही होता था? याद आ गया? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा तुम्हारे पिछले चैप्टर का, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या तुमने वहां पर प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ा था? क्या ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो? तो मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें फॉर्मूला पढ़ चुके हो? देखो यहां पर 2 चैप्टर मिक्स कर दिए अपन ने। रो जी एच, क्या तुम इसको पढ़ चुके हो दोस्तों? सच सच बताना, कसम तुम्हें। बहुत बढ़िया। रो जी एच, रो क्या है? डेंसिटी। जी तुम्हें पता ही है। एच क्या है? कितनी डेप्थ तक लेके जाएंगे। क्या ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रेशर का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी पानी में कोई चीज होती है तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगता है रो जी एच। आई होप सबको पता होगा। तो यहां पर बी के सामने तुम पुट कर दो बी इक्वल्स टू रो जी एच, है ना। बहुत बढ़िया। और डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 0.001 वी डिवाइड बाय वी। तो वी से वी तो कट गया, बचा क्या 0.001। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या है? रो जी एच। यहां पर क्या है? बी, जो कि बल्क मॉड्यूलस है। अब देखो बल्क मॉड्यूलस की हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है ये हमें गिवन है, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 ले लो, और रो की वैल्यू, डेंसिटी भी हमें गिवन है। देखो डेंसिटी हमें गिवन है कितनी है 10⁻³ निकालोगे क्या? हाइट। तो हाइट मतलब डेप्थ, एक ही बात है। तो वो निकाल दो, एच निकाल दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से सॉल्व करो और मुझे आंसर कंफर्म करो। चलो चलो फटाफट से सॉल्व करो और मुझे आंसर कंफर्म करो, जल्दी करना थोड़ा। कर लिया? एक तो ये जितने भी मैथ वाले बच्चे हैं ना, ये जो बोलते रहते हैं बायो वालों को रोस्ट करेंगे कि हम मैथ्स इज वेरी बेटर, मैथ्स, ये बायो तो डरपोक बच्चे लेते हैं, मैथ्स जो है ना वो तो बहुत ही खतरनाक है। इनकी खुद की तो मैथ्स में लगी पड़ी है। इनसे 2 सवाल अगर अभी पूछ लिया जाए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो वो उनसे हिल नहीं पाता। लाइन वाइन इनको समझ नहीं आता। पैराबोला के 2 सवाल इनसे बनते नहीं, इलिप्स तो बहुत दूर की बात है, हाइपरबोला तो छोड़ो। और बोलते हैं बायोलॉजी वाले तो डरपोक हैं। बेटा तू मैथ स्ट्रॉन्ग कर और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पहले, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 100 मीटर। 100 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया। बहुत सही, बहुत सही। जी की वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व करना था तो वैल्यू आ जाती है। चलो
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं, अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ दिस, फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड एक्सटेंशन। वही सेम क्वेश्चन है, देखो नीट 2017 में पूछा गया सवाल था, बट सेम ही है, मतलब ऑप्शंस वगैरह इससे हटा दिए होंगे, वरना नीट के अंदर सवाल आ चुका है। तो आप देख सकते हो वही जो हम बार बार क्वेश्चन कर चुके हैं, यंग मॉड्यूलस का वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नया प्रकार का सवाल, जैसे कि ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। अ क्यूब ऑफ अ साइड 0.2 मीटर, एक क्यूब है, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल फोर्स। बेटा टेंजेंशियल फोर्स का क्या मतलब होता है? एक क्यूब है और जब ऐसे ऊपर से फोर्स लग जाए तो मुझे बताओ इस टाइम पे इस फोर्स को, यानी ये जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? याद है? शेयर स्ट्रेस। याद आ रहा है? शेयर स्ट्रेस याद आ गया। और एक मॉड्यूलस होता है शेयर मॉड्यूलस, याद आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, हमने फोर्स कितनी लगाई है? हमने लगाई है 15 न्यूटन की। ठीक है जी। ऑन इट टॉप फेस इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप सरफेस, यानी जो हल्का सा मूवमेंट होता है ना, तुम्हें मैंने बताया था कल भी कि जो हल्का सा मूवमेंट होता है, ये जो डेल्टा एक्स है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.001 मीटर। ठीक है जी। फाइंड दी शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस आपको निकालना है। शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगी? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता था इस केस में? तुम्हें याद होगा थीटा, या फिर तुम बोल सकते हो टेन थीटा, बट अगर तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू वाइज याद हो तो टेन थीटा हम कैसे निकालते थे? चेंज यानी डेल्टा एक्स डिवाइड बाय जो भी एक साइड की लेंथ होती थी, है ना, एक साइड की जो लेंथ होती थी। अरे याद नहीं कि एक थीटा हम लेते थे, हम बोलते थे याद करो ये एंगल थीटा लेते थे, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल साइड की लेंथ। ठीक है, याद आ गया। तो स्ट्रेन कितना आएगा? डेल्टा एक्स है 0.001 और लेंथ हमें गिवन है कितनी? 0.2 मीटर, 0.2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन भी है। अच्छा एरिया क्या निकालोगे? एक क्यूब का अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, है ना। तो एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, यानी एक साइड का स्क्वायर। तो बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन में एंड तक नहीं कराता, वो खुद से करा करो, वो खुद से करा करो। ठीक है, डन। चलो जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो यहां तक? नहीं है? नहीं है? बच्चे लिख रहे हैं चश्मा लगा लो। अब बेटा चश्मा बदल लिया है मैंने, दूसरा चश्मा आ गया मेरे पास। ठीक है, आ जाओ। लग रहा ना पढ़ाकू? हाँ पढ़ाकू, ये पढ़ाकू तो लग रहा हूं भाई इसमें मैं। चलो आ जाइए। कितना बड़ा चैप्टर है? छोटा चैप्टर है, 3-4 लेक्चर का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लल्लू पल्लू चैप्टर है। ठीक है, डन डन, आ जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। द यंग मॉड्यूलस ऑफ द स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, यानी यंग मॉड्यूलस जो स्टील का है वो डबल है ब्रास के कंपैरिजन में। टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, one of the steel and another of the brass are suspended from the same roof. If we want the lower end of the wire to be at the same level, then the weight added to the steel and brass must be in the ratio of। बहुत बढ़िया। क्या गिवन है? क्या गिवन है बेटा? यंग मॉड्यूलस की वैल्यू गिवन है कि जो यंग मॉड्यूलस होता है स्टील का, जो स्टील का यंग मॉड्यूलस होता है वो ट्वाइस होता है किसके? ब्रास के, ब्रास के। ये हमें गिवन है, देखो हमें ये गिवन है। और हमसे ये पूछा गया है अगर मुझे दोनों को लटकाना है और दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उन दोनों के जो मैं उनको स्ट्रेस दे रहा हूं, जो उनको मैं फोर्स दे रहा हूं, उनका रेशियो क्या हो? स्ट्रेसेस का रेशियो बताना है। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आ रहा होगा। देखो y, ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, y का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा क्या? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही होता है बेटा, यही होता है। ठीक है, ठीक है। अगर स्टील का y ज्यादा है, देखो हमें सेम क्या रखना है? हमें स्ट्रेन को सेम रखना है, हमें स्ट्रेन को सेम रखना है। स्ट्रेन सेम रहेगा तभी तो दोनों एक साथ लटकेंगे। अरे इमेजिन कर किसी चीज को ऐसे लटका दिया है ना, ऐसे लटक रहा है, डब्बा ऐसे लटक रहा है।
अगर दोनों को बराबर रखना है तो इसका यह मतलब है कि दोनों का स्ट्रेन बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो हमें दोनों का स्ट्रेन बराबर रखना है, तो इस फॉर्मूले से स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, यही आएगा, ठीक है। अब एक बात मुझे बता, यंग मॉडुलस ज्यादा किसका है? मुझे स्ट्रेन को बराबर रखना है, दोनों का बराबर रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है ना कि स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो डबल है, स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो डबल है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टील को जो हम स्ट्रेस देंगे वो क्या होना चाहिए, बताओ। अरे सोचो यार, अरे सोचो यार, दिमाग लगाओ। ये तो अगर यंग मॉडुलस उसका डबल है तो उसको स्ट्रेस भी तो डबल देनी पड़ेगी, 2 टाइम्स, जब भी तो ऐसे नीचे कट जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे बोल दे भाई, जल्दी बता। ऑब्वियस सी बात है ना। देखना, स्ट्रेन को सेम रखना है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय वाई, बट यहां पर प्रॉब्लम है स्टील का जो वाई है वो डबल है, तो उसको स्ट्रेस भी डबल देनी पड़ेगी, तभी ही जाकर दोनों बराबर पे आएंगे। तो आंसर क्या आएगा, रेशियो होगा 2:1, 2:1। आया समझ में? सी कैसे लिख रहे हो यार, सी कैसे लिख रहे हो भाई? एक बात मुझे बताओ यार, स्ट्रेस दुगनी देनी पड़ेगी ना, वही तो पूछ रहा है। देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास मस्ट बी इन द रेशियो। वेट क्या है, वेट फोर्स ही तो है। तो ज्यादा देखो, स्टील को ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी तब जाकर वो इतना आएगा, और ब्रास को कम फोर्स में भी वो इतना आ जाएगा। बराबर रखना है दोनों को, समझो इस बात को, आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्लैब व्हेन टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। अच्छा मुझे एक बात मुझे बताओ, 1 atm का जो प्रेशर होता है उसको अगर मैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लिखना चाहता हूं, है ना, प्रेशर का एक यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है ना, तो वो कितना होता है, किसी को याद है क्या? जल्दी लिखेंगे चैट में, अब तुम्हारा चेक हो जाएगा कि तुमने रवि सर से कैसी पढ़ाई करी है। आज आज सबके चिट्टे फिट्टे खुल जाएंगे सबके चिट्टे फिट्टे खुल रहे भाई, आ जाओ आया दोस्तों, बताओ। नहीं है याद, नहीं है याद? अरे थोड़ी धुंधली धुंधली वैल्यू याद है, धुंधली धुंधली भी याद नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता था 1.013 इंटू 10⁵5, याद आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा, बताओ। नहीं आ रहा याद? अरे 1.013 इंटू 10⁵5 याद नहीं आ रहा? नहीं है याद ये, ठीक है। अब याद कर लो, एक एटीएम में इतना प्रेशर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो 10 में कितना होगा, बस इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा कितना, 10.13 इंटू 10⁵5, है ना। ये आ गया अपने पास प्रेशर, है ना, प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हमारे पास क्या है, हमें देखो फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है स्ट्रेन निकालना है तुम्हें, स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन ही फ्रैक्शनल चेंज है, तो कुछ नया नहीं निकालना था। हाँ सही लिख रहे हो, हमें बस फ्रैक्शनल चेंज यानी स्ट्रेन निकालनी थी। ठीक है, अब तुम्हें अगर फॉर्मूला याद हो बल्क मॉड्यूलस का, वो होता था प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी। अब इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस। क्या बात सही है, क्या बात सही है? हमें यह निकालना है, प्रेशर हमारे पास गिवन है, और बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस अपने पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या? बल्क मॉड्यूलस क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या बेटा? तो हमें इसमें अज्यूम करना पड़ेगा बल्क मॉड्यूलस, अज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए तुमसे नहीं हो पाया, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस आई गेस वैसे गिवन होना चाहिए, यहां पर गिवन नहीं है। ऐसा पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन कि आपको बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू गिवन ना हो, आपको याद करके आनी है। नहीं नहीं, याद नहीं करनी होती, ठीक है, गिवन होती है। तो जो भी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होगी वो यहां पर गिवन होनी चाहिए थी, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। क्योंकि अब आपको डायरेक्टली प्रेशर तो हमने निकाल ही लिया, और बस बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू डालनी थी, आंसर आ जाता। राइट राइट, दिक्कत है कोई इसमें, बताओ? ठीक है, ठीक है जी, डन 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 डन। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ आए तो पी के लिखो, लिख दे भाई, लिख दे लिख दे। तेरे को समझ आ भी रहा है कुछ या नहीं आ रहा?
तो इतना चुप क्यों बैठा है? परेशान हो तो नहीं हो गया है तू जीवन से? जीवन से परेशान तो नहीं हो गए हो तुम? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात याद रखना कि दिस इज लाइफ। लाइफ रुलाती भी है, लाइफ हंसाती भी है, लाइफ मेहनत भी करवाती है, कभी कभार टाइम पास भी करवाती है, जीवन में सक्सेसफुल भी बनाती है, फेलियर भी बनाती है, पर लाइफ गिव अप करना नहीं सिखाती। ठीक है? तो कभी भी ना इस लाइफ में हारना नहीं है अपन को, कि अपन ने सीखा ही नहीं है हारना, तो है ना, नेवर गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभार होता है, मुझे पता है, बहुत सारी चीजों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, परेशान होते हो, गंदा लगता है, बट जब हारना नहीं है, हारना नहीं है, बस इतना याद रखना, है ना। अपन हारेंगे नहीं, अपन मेहनत करते चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा यार, मेहनत करेंगे बस। आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक इज पुलिंग अ कार आउट ऑफ अ डिच बाय मीन ऑफ, अरे भैया ब्लैक स्क्रीन जी, अब काहे आ गई तुम? आज कैमरे में क्या हुआ है? कैमरा ही बंद पड़ रहा है यार आज तो, क्या ही कुछ तो हुआ है कैमरे में। चलो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बताओ। चलो करें सॉल्व। A truck is pulling a car out of the ditch by means of the steel cable that is 9.1 meter long and has the radius of this. When a car just begin to move, the tension in the cable is this. केबल में टेंशन यानी केबल में फोर्स हमें गिवन है। हाउ मच द केबल स्ट्रेच? अरे बहुत सिंपल है यार, फोर्स हमें गिवन है, एरिया तुम निकाल लोगे पाई और स्क्वायर से ही, यंग मॉडुलस गिवन है, निकालना क्या है, कितना स्ट्रेच होगा, यानी डेल्टा एल निकालना है, एल भी गिवन है। तो भैया यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ और प्रॉब्लम से छुटकारा पाओ। चलिए आगे बढ़े। चलो, a metallic cube of this side 10 centimeter is subjected to a tangential force of surface through this वही सेम क्वेश्चन आ गया है तो यार, शेयर मॉडुलस बताना है, ये तो तुम बता दोगे। अभी जस्ट ऐसा सेम क्वेश्चन करा भाई, सेम क्वेश्चन करा, सेम क्वेश्चन, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, रिपीट करा था क्वेश्चन। चल, द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज दिस। ओके जी, फाइंड द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 0.1%। अरे वही सवाल जो थोड़ी देर पहले घुमाकर पूछा गया है नीट के अंदर। देखो, बल्क मॉड्यूलस हमारे पास गिवन है, ये रहा कापा बल्क मॉड्यूलस। ठीक है जी, अब क्या पूछा गया है कि हमें प्रेशर बताना है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 0.1%। अब तो मुझे खुद बता दो डेल्टा वी कितना होगा? 0.001% ऑफ 0.001 वी। अब तो समझ आ रहा है ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें बस प्रेशर बताना है, बल्क मॉड्यूलस गिवन है। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा वी कितना आया? ये आया, तो वैल्यूज को पुट कर लो यार। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻⁹ और प्रेशर हमें निकालना है, डेल्टा वी की वैल्यू यहां डाल दो 0.001 वी डिवाइड बाय वी, तो वी से वी कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, इसको यहां ट्रांसफर कर दो और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 1 2 3, कितना आ रहा है आंसर प्रेशर का? 2.2 इंटू 10⁻⁶। ये आएगा क्या? बोलो, यही आ रहा है? डीमन स्लेयर वाली मूवी देख ली क्या भैया? समय नहीं मिल पाया यार, देखनी तो है, बहुत मन है, बहुत मन है यार, बहुत मन है, बहुत ज्यादा मन है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। चलो, द कॉपर वायर ऑफ द लेंथ L इक्वल्स टू दिस एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस। ठीक है जी, ओके, एरिया गिवन है, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स यानी खिंचाव, जिससे खींच जाती हैं चीजें। स्ट्रेस बताना है, स्ट्रेन बताना है बेटा, ये सवाल मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन तुम दोनों निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे वो तुम्हें पता है, वो तुम्हें पता है, बताओ निकाल लोगे? क्या कह रहे हैं चैट के अंदर? नहीं निकाल पाएंगे? क्यों, काहे नहीं निकाल पाओगे भाई?
बोलो बोलो। अरे यार फोर्स बाय एरिया लगा लो। अच्छा यंग मॉडुलस की वैल्यू नहीं गिवन, ओ हो ठीक है। कॉपर है ना, कॉपर की वैल्यू इतनी होती है बेटा यंग मॉडुलस की 1.1 इंटू 10⁻11। ये यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है कॉपर की, यहां पर वो गिवन नहीं है, तभी नहीं हो पाया होगा क्वेश्चन। अगर वो एनसीईआरटी के पन्ने या फिर तुमने कल नोट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने यंग मॉडुलस सारे मेटल्स की दिए थे, है ना, तो उससे भी आप कर सकते थे। खैर चलो, यहां पर कल के क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ आज, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आ जाओ भाई। पढ़ा जाए। चैप्टर मुश्किल तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? मुश्किल तो नहीं लग रहा? बताओ जल्दी, तुम्हें चैप्टर मुश्किल तो नहीं लग रहा दोस्तों? नहीं लग रहा ना? यार ये एक दो लड़के लड़कियों से बात करते रहेंगे, लड़कियां भी रिप्लाई करती रहेंगी। काहे? क्यों? क्यों भाई क्यों? ये जगह नहीं नहीं, ये क्या समझ रहे हो तुम? ये कोई ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है तुम लोगों ने? यार मान जाओ यार, पढ़ लो, आ जाओ। चलो ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं भैया। अब हम कर्व कर्व खेलते हैं। कर्व कर्व मैथ में ग्राफ पढ़ पढ़ के वैसे ही तुम्हारा माथा बनना चुका होगा, बट मुझे बहुत मजा आता है तुम लोगों को परेशान करने में, तो अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ और मजे लूंगा मैं तुम्हारे। आ जाओ देखो भाई, भाई लोगों बहन लोगों आ जाओ, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन, मुझे बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप होगी वो क्या बताएगी? यंग मॉडुलस बताएगी, मतलब मॉडुलस ऑफ, अरे बोलो, इलास्टिसिटी, यही तो बताएगा, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए। अरे स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ वही बताता है ना, अभी पढ़ा ना हमने। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, यही तो होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो यानी देखना बेटा, सबसे पहले क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो ऐसे सीधा होता है ना, एकदम स्ट्रेट। थोड़ा सा मैं मेरे टेढ़ा क्यों बना रहा हूं भाई, सीधा बना। ग्राफ ऐसे सीधा होता ही नहीं होता है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब, अरे यार ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट ही आएगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, तो ग्राफ सीधा जाएगा। सीधा 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 सीधा। खुश है जीवन में? जल्दी बताओ, खुश है ग्राफ तुम्हारा जीवन में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ग्राफ के साथ नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? ठीक है, हाँ ऐसे ही जाएगा ग्राफ। ठीक है जी। पर पता है क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद में ग्राफ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, ग्राफ हल्का सा टिल्ट कर जाएगा। पूछो क्यों? नहीं पहले पूछोगे तभी बताऊंगा। ये जो आया, ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? ये जो टर्निंग पॉइंट आया, यहां से ऐसे थोड़ा सा से कर्व हो जाता है। ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया? ये ग्राफ पूछा जाता है पेपर के अंदर, ध्यान से सुन ले, बता क्यों आया। सोच, हाँ सोच सोच। नहीं आ रहा? एक छोटा सा पॉइंट आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधे ज्यादा बच्चा भैया नहीं पता, नहीं पता ना, हाँ कोई बात नहीं। सुनो यार, सुनो यार, ये पॉइंट ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। ठीक है सुनो, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया था। मैं एक तार को खींचे जा रहा था, 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 खींचे, अब मैंने यहां तक खींच दिया। अब एक समय बाद तार बोलता है भैया बच्चे की जान लोगे क्या यार, कितना खींचोगे यार भाई, बस 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 बस, बस, बस कर दो यार, बस कर दो भैया प्लीज बस कर दो। पर मैं ढीठ, मैंने कहा और खींचूंगा। तो जैसे ही मैंने खींचा, एक समय ऐसा आएगा, ये जो ए पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है ये पॉइंट, दिख रहा है ना ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्यों बोलते हैं? इस पॉइंट के बाद पता क्या होता है, इस पॉइंट के बाद ना भैया दिक्कत हो जाती है। ये जो हुक्स लॉ होता है ना, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ यानी स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो इनवैलिड हो जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है। बेटा अभी समझ लो, एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा। इनवैलिड हो जाता है। ए पॉइंट एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, मतलब अगर मैं इतनी स्ट्रेस दूंगा ना, इतनी स्ट्रेस के बाद जो मेरा वायर होगा ना, वो वायर बोलेगा भैया बस करो यार, अब मैं हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, अब मैं हार चुका हूं तुमसे, तुम तो बहुत ही खराब इंसान हो, अब मैं हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। बट अभी भी मैं इलास्टिक हूं। इलास्टिक क्या होता है अब बताओ? हुक्स लॉ का तो इसने साथ छोड़ दिया,
बट इलास्टिसिटी का साथ नहीं छोड़ा। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर अब भी मैं स्ट्रेस खत्म कर दूंगा तो ये वापस से पीछे आ जाएगा। याद आया? डिंग 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 शू, है ना, वापस से यहां आ जाएगा, है ना, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। इसने बोला भैया मैं एक का साथ छोड़ दिया हूं, मैंने इसको छोड़ दिया है, बट अभी भी मैं एक के लिए लॉयल हूं, आई एम लॉयल टू माई इलास्टिसिटी। ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ही इज लॉयल, ही इज लॉयल, ठीक है भैया। अब क्या होता है, अब फिर एक पॉइंट आता है बी। मैं ढीठ आदमी, मैं खींचे जा रहा था, मजा आ रहा था, शुरू मजबूरी में किया था बट अब मजा आ रहा था तब मैंने खींचता रहा। मैं तो एक पॉइंट आया बी, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस स्ट्रेस को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या? यील्ड पॉइंट। यील्ड एक टर्म होता है इंग्लिश का, तुमने सुना होगा, आई यील्ड, यानी मैं हार गया। मैंने कहा भैया अब ये वायर मेरे सामने जब तक दम नहीं तोड़ेगा तब तक छोड़ेगा नहीं अपन, है ना, तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं अपन। तो मैंने इसको इतना फोर्स लगाया कि अब इसने बोला भैया आई यील्ड, मैंने हार मान ली, बस करो यार, बस करो। अब एक पॉइंट ये वाला जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ ये वाला कह रहा हूं बेटा, इस पॉइंट पे वो बोलता है अब आई एम नॉट लॉयल टू इलास्टिसिटी। अभी तक तो मैंने सिर्फ हुक्स लॉ का साथ छोड़ा था, बट अब मैं बोलता हूं मेरी प्रिय बहन इलास्टिसिटी से कि आई एम नॉट लॉयल टू यू। अब अगर ये प्रशांत बहन ने मुझे और खींचा तो भाई मैं वापस से अपनी स्ट्रेन को जीरो नहीं कर पाऊंगा, मैं जीरो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा यार चल आजा फिर खींच के देख ही लेते। तो मैंने उसको थोड़ा सा और खींचा, तो मैं उसको सी पॉइंट पे ले आया, यानी जैसे ही मैंने इस बी पॉइंट को क्रॉस करा मैं सी पॉइंट पे ले आया। अब क्या होगा, अब ना उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है, बाय बाय कर चुका है, वो बोल चुका है भैया अब आई एम नॉट इलास्टिक, आई एम नॉट लॉयल टू इलास्टिसिटी एंड आई एम नॉट लॉयल टू हुक्स लॉ, मेरा हो गया जीवन से। तो अब अगर मैं यहां से स्ट्रेस को, मैं जो ताकत लगा रहा था, अगर मैं छोड़ दूंगा तो पता है अब क्या होगा, अब ये वापस से जीरो पे नहीं आएगा। अब अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, ये देखो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, यानी अब जब मैं छोड़ दूंगा ना, फोर्स एकदम निल कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, तब भी कुछ स्ट्रेन रह जाएगी। ये ध्यान से दिख रहे हो, कुछ स्ट्रेन रह जाएगी, यानी उस बेचारे के साथ गलत हुआ, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाया। क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ठीक है, डन है? कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है। यील्ड पॉइंट के बाद हार मान लेता है, तो उसको अगर मैंने हल्का सा भी आगे खींच दिया ना और मैंने फिर छोड़ा, तो अब वो वापस जीरो पे नहीं आ पाएगा, वो यहीं आके रुक जाएगा। वो बोलेगा भैया आई हार मान लेता हूं, मतलब मैं अंग्रेजी में, कि भैया अब मैं नहीं कर पाऊंगा इलास्टिसिटी के साथ, ठीक है जी, है ना। पर मैं यार, मैं तो ढीठ आदमी, मैंने कहा कि अब तेरे को जब तक तोड़ेगा नहीं अपन छोड़ेगा नहीं। तो मैंने इसको क्या बोला बेटा, मैंने इसको और खींचा, मैंने इसको अब भैया बहुत खींचा यार, मैंने इसको बहुत खींचा, ठीक है, मैंने इसको बहुत खींचा। और अब तुम अगर ध्यान से देखो, थोड़े से स्ट्रेस से स्ट्रेन देखो कितनी ज्यादा आ गई, दिख रहा है स्ट्रेन कितनी ज्यादा आ गई, थोड़े से स्ट्रेस से, दिख रहा है बेटा, थोड़े से स्ट्रेस से स्ट्रेन कितनी ज्यादा आ गई, है ना। क्यों? क्योंकि अब उसकी इलास्टिसिटी तो खत्म हो चुकी है, हार वो मान चुका है। अब ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिसिटी याद आ रही है, कल पढ़ा था, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि वापस से सेम पोजीशन पे तो अब ये नहीं आने वाला, हार ये मान चुका है, ठीक है। अब मैं इसको खींचता गया, एक आएगी हाइयर लिमिट, एक आएगी हाइयर लिमिट, ये तुम देख सकते हो, ये दिख रहा है हाइयर लिमिट दिख रही है, हाँ, ये क्या है, ये सबसे हाइयर है, ये सबसे हाइयर है, एकदम हाईएस्ट। इतनी मैंने स्ट्रेस इसमें लगा दी, और जैसी ये लिमिट क्रॉस होती है ना, जैसी ये लिमिट क्रॉस होती है, उसके बाद पता क्या होता है, तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम एक वायर को खींचोगे और बहुत खींचोगे ना, तो उस वायर में ना ऐसे, वो वायर मतलब टूटने लगेगा, उसमें नेक बनने लगेगी। नेक समझते हो? नेक समझते हो बेटा? ये देखो, अगर एक वायर है, पहले वो ऐसा था, जब तुम उसको बहुत खींचोगे ना, तो उसमें कुछ ऐसे बीच में ऐसे होने लगेंगे, है ना, बीच में ऐसे नेक्स बनने लगेंगे। इतना खींच दिया, समझे, बहुत को समझे, इतना खींच दिया कि यहां पर नेक्स बनने लग गए भाई, है ना, इतना खींच दिया कि आप देख सकते हो यहां पर ऐसे नेक्स बनने लग गए। नेक्स समझ रहे हो ना? क्या बोला मैंने? इतना खींचा कि वो वायर बीच में से कमजोर पड़ने लग गया। ठीक है, क्या चीज क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट, या ये वाली जो स्ट्रेस है ना, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यानी भैया जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है ना, उसके बाद तो वायर कहता है
भैया पहले आई वॉज लॉयल टू हुक्स लॉ, देन आई वॉज लॉयल टू इलास्टिसिटी, देन आई वॉज लॉयल टू प्लास्टिसिटी, बट अब आपने मुझ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ लगा दी है। अब इससे ज्यादा मेरे में ताकत नहीं है। अब अगर आपने थोड़ी सी भी ताकत लगाई तो मैं फ्रैक्चर कर जाऊंगा, यानी मैं टूट जाऊंगा, जिस तुम्हारा दिल टूटा। वैसे इसने बोला भैया अब और नहीं होगा, अब आई एम नॉट लॉयल टू एनीवन, अब मैं जीवन में संन्यास ले लूंगा और भैया मैं टूट जाऊंगा, एकदम टुकड़े टुकड़ों में खो जाऊंगा। तो मैं तो एकदम ढीठ आदमी, मैंने कहा अब तो तुम्हें टुकड़ों में ही करूंगा। तो फिर मैं फोर्स लगाऊंगा, अब ग्राफ हल्का सा नीचे जाएगा, हल्का सा नीचे जाएगा, पर अगर ये वाली लिमिट क्रॉस हो गई ना बेटा तो फ्रैक्चर होना तय है, यानी वायर का टूटना तय है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम लास्ट पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर टूट जाता है भैया वायर आपका टूट जाता है। क्या ये ग्राफ मुझे सबसे पहले बताओ समझ आया? तो मैं एक एक करके चीजें सारी तुम्हें लिखवाऊं, जल्दी बताओ। क्या तुम्हें लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी की कहानी समझ आई? वायर भी लाइक बेकार भाई, बेकार, मैं तो टूट गया। ये लॉयल्टी डिसलॉयल्टी की कहानी आ गई दिमाग में, बल्ले बढ़ गई, है ना? तो भैया प्रॉब्लम यह है कि देखो वायर पहले बहुत लॉयल इंसान था, वो दोनों को फॉलो करता था, कहता था आई एम लॉयल टू हुक्स लॉ एंड आई एम ऑल्सो लॉयल टू इलास्टिसिटी। अब जब मैंने वायर को खींचा, देखो इसने एक रियलिटी पता चलती है लाइफ की, कि जब समस्या आती है ना लाइफ में, तभी लोगों के असली रंग दिखते हैं। पहले तो वायर भी लॉयल था, देखा तुमने कि जब समस्या आई तो वायर ने थोड़ी दूर तक तो बोला कि ठीक है आई एम लॉयल, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, इस लेवल से आगे गया, है ना, इस स्ट्रेस से आगे गया, तो क्या वायर ने क्या बोला कि अब मैं हुक्स लॉ के लिए लॉयल नहीं हूं, पर मैं इलास्टिसिटी के लॉयल हूं। अब देखो अब ये वायर ऐसे घूम के आया, अब यहां पर एक यील्ड पॉइंट आया जहां पर उसने बोला अब मैं किसी के लिए भी लॉयल नहीं हूं, अगर तुमने मुझे और खींचा तो अब मैं अपने इलास्टिक बिहेवियर को बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहां पर उसने क्या करा, अगर आपने इस पॉइंट तक लिया है तो अब वो प्लास्टिक कंडीशंस में है, अब वो इलास्टिक नहीं है। तो अगर तुम यहां पर छोड़ोगे तो ऐसे पैरेलल आएगा और उसमें एक क्या आ जाएगी, बोलो? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला और खींचूंगा, तो अब उसने बोला नाउ आई एम लॉयल टू प्लास्टिसिटी। मैंने बहुत खींचा, मैंने इतना खींचा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच गया मैं उसकी, है ना, मैंने उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेक करी। अब उसने बोला भैया अगर आपने और खींचा तो अब मैं प्लास्टिसिटी के लिए भी लॉयल नहीं हूं, मैं टूट जाऊंगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद फ्रैक्चर पॉइंट आता है जहां पे वायर टूट जाता है। तो ये ग्राफ है किसका? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यहां पर मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये पूरा का पूरा जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मैं बताना भूल गया उस ग्राफ के अंदर, कि ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, मैंने तुम्हें बताया, याद आ रहा है? अगर मैं सी पॉइंट पे छोड़ दूंगा तो एक स्ट्रेन आ जाएगा, एक स्ट्रेन आ जाएगा, उसको मैं बोलता हूं परमानेंट सेट। बेटा ये जो ग्राफ है ना, इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछी जाती है, ठीक है, स्कूल एग्जाम में तो बहुत बार आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो तुम्हें एरिया दिख रहा है, ये वाला, हाँ, जो आ गया एरिया, जो परमानेंट स्ट्रेन आ गई है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक एक करके लेबलिंग करते हैं। इलास्टिक रेंज कौन सी है? देखो यहां से लेकर कहां तक? बी तक। अगर मैं बोलूं तो बी से लेकर ओ तक, ये पूरा का पूरा क्या है? इलास्टिक रेंज है। देख रहे हो, इलास्टिक रेंज है। बट बी से आगे जाते ही क्या हो जाता है? वो इलास्टिक रेंज खत्म हो जाती है। ये ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। बी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यानी इसके बाद वो गिव अप कर देता है। सी के बाद तो प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, और लास्ट में आता है फ्रैक्चर पॉइंट। आप देख सकते हो फ्रैक्चर पॉइंट नीचे आता है ना। अगर किसी ने अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्रॉस कर लिया तो भैया उसके साथ गलत ही होना है फिर जीवन में, राइट? चलो चलो, तो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई गेस कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसमें कुछ कुछ लाइन है जो कि हम एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे कि ओ से लेकर ए तक, यानी ओ से लेकर ए तक क्या है? इलास्टिक रीजन है, और हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। हुक्स लॉ भी हमेशा फॉलो हो रहा है। दिस मटीरियल बिहेव्स लाइक परफेक्टली इलास्टिक सॉलिड, यानी इस टाइम पे वो परफेक्टली इलास्टिक है। वो हुक्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है और इलास्टिसिटी को भी फॉलो कर रहा है। कहां से कहां तक? ओ से लेकर ए तक, ठीक है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पॉइंट ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ए पॉइंट पे ये आखिरी टाइम होता है जब ये लॉयल होता है हुक्स लॉ के लिए, उसके बाद ये लॉयल नहीं होता हुक्स लॉ के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलता है अब मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट अप टू विच हुक्स लॉ इज ओबेड। बियॉन्ड दिस पॉइंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल, यानी अब वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कर्व भी आ रहा है, वो आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। ठीक है जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर अगली रेंज आती है जिसको हम बोलते हैं ए से बी की रेंज। अब बी तक ना अभी भी ये इलास्टिक तो है, इलास्टिक तो है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड रीजन। यील्ड रीजन, क्योंकि बी पे जाकर क्या होगा? आई यील्ड, मैं हार गया, मैं हार गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इस रीजन में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, बट इलास्टिक जो लिमिट है, अगर तुम यहां पर भी छोड़ देते हो ना वायर को कि मैंने छोटा जा वायर जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वायर वापस से यहीं आ जाएगा, वायर यहीं पे आ जाएगा वापस से। ठीक है, पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं? नाम याद रखना सारे पॉइंट्स का, यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। और यही होती है इलास्टिक लिमिट। इससे ऊपर गए इलास्टिसिटी खत्म, खत्म भैया खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बी टू डी, यानी ये जो बी तुम देख पा रहे हो, बी के आगे का जितना भी सेक्शन है, अब तुम क्या हो गए? तुम प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बी से लेकर डी तक क्या हो गया? बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेंथ द मटेरियल एंटर्स दी प्लास्टिक रीजन, यानी बी के बाद अब क्या होगा? अब ये प्लास्टिक रीजन में एंटर कर जाएगा, यानी ये इलास्टिसिटी को बाय बाय कर चुका है और ये पहुंच चुका है कि ठीक है भैया अब आई एम लॉयल टू प्लास्टिसिटी। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गया। इन दिस रीजन इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन द स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन। देख रहे हो, हल्का सा भी इंक्रीज कर रहे हो ना, देखो इसको हल्का सा भी इंक्रीज करो तो स्ट्रेन कितनी बढ़ रही है। हाँ बहुत बढ़िया, यानी लेंथ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है इसके बाद। ठीक है, फिर अब परमानेंट सेट, यानी ये वाले जो एरिया है इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, यानी एक डिफॉर्मेशन आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, चेंज आ गया। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। फिर आ जाता है पॉइंट डी, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या फिर इसका एक और नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी यहां पर हार मान लेता है वायर कि भैया इससे ज्यादा अगर गए तो अब तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। याद रखना, पूछा जाता है कि ग्राफ का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये जो ऊपर करके आता है ना कर्व में, ये पॉइंट डी, ये होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बियॉन्ड दिस पॉइंट मटेरियल वीकन्स। अब मटेरियल भैया हार मान चुका है, अब वो एकदम ठंडा पड़ चुका है। अब क्या होगा? डी टू ई, डी से ए वाला जो है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर रीजन, यहां से फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वायर जो है वो आपका टूटने लगता है, और जो पॉइंट ई होता है फाइनली, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब मुझे बता दो ये पूरी कहानी वर्डिंग्स के साथ साथ क्या तुम्हें समझ आ गई? बोलो, बोल दे। हाँ, अब आए ना मजा। चल, बहुत सही, बहुत सही दोस्त, बहुत सही। ये पूरी की पूरी समरी है, वो मैं आपको 4 बार रिपीट ऑलरेडी कर चुका हूं। क्या बात क्लियर है? जल्दी बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? फटाफट से बता देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है जी, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं दिखाऊंगा। एक अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, नेचर ऑफ द मटेरियल ब्रिटल एंड इलास्टोमर्स। देखो यार, दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। एक तो होते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जैसे कि रबड़, रबड़ को खींचते जाओ खींचते जाओ, खींचते जाओ खींचते जाओ, लंबा खींच सकते हैं। कुछ होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल यानी यार भैया जिनको अगर ज्यादा खींचोगे टूट जाएगा, है ना? ज्यादा खींचोगे तो भैया टूट जाएगा। जैसे कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, स्टील को भी खींचोगे तो टूट जाएगा। उनको बोलते हैं ब्रिटल, कि भैया वो टूट जाते हैं जल्दी। बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि इलास्टोमर्स होते हैं, इनको खींच जा सकता है। तो इनके लिए ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टील की, ग्लास की, ग्लास भी एक प्रकार का क्या है? ब्रिटल है, क्योंकि ग्लास को भी हल्का सा भी खींचते हो तो टूट जाता है। हाँ है ना? हाँ, ग्लास को खींचोगे तो टूट जाएगा ना, बिल्कुल टूट जाएगा, है ना? कांच की चीजें वैसी बहुत जल्दी टूट जाती है। तो उनके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसा आएगा? तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो मैंने अभी आपको बताया, उनके लिए भी वैसा ही आएगा, कुछ इस प्रकार से, एंड देन ऐसे घूम जाएगा। समझ पाए? समझ पाए? पहले तो ग्राफ सीधा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो फॉलो करना बंद कर देगा। वो बोलेगा कि देखो ना, मैं
अरे यार ये क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्लैक स्क्रीन। आज अपने बच्चे हैं, यू आर नॉट लॉयल टू माई बच्चाज यार, दिस इज वेरी बैड। एक मिनट ना, जरा मैं देखूं क्या चक्कर है, आज हो क्या रहा है। चलो, हाँ कहां थे अपन, कहां थे अपन, सुनो, अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रिटल मटेरियल की। अब एक एक छोटा सा डिफरेंस समझना यार, ब्रिटल यानी जो कि थोड़े से खींचने पे टूट जाते हैं, जैसे कि ग्लास, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें तुम सबसे पहले तो वो फॉलो करते जाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो दोनों पे एक साथ गिव अप करते हैं, यानी वो बोलते हैं नाउ आई एम नॉट लॉयल टू नाउ आई एम नॉट लॉयल टू इवन हुक्स लॉ एंड इलास्टिसिटी, वो दोनों को साथ में गिव अप करते हैं। क्या बात समझ में आई? अरे जो हमने अभी ग्राफ पहले पढ़ा वो किसके लिए था, वो उन मटेरियल्स के लिए था जो कि इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं स्टील की बात कर लो, है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसमें स्टील का एग्जांपल दे दिया तो वो गलत एग्जांपल था, ठीक है, स्टील इसका एग्जांपल नहीं है। स्टील जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा वो था, आयरन जो हमने पढ़ा वो था, जो अभी हमने ग्राफ देखा ये है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल वो है जो कि जल्दी टूट जाते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल है ग्लास, और एक डिफरेंट टाइप का आयरन होता है जिसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन, वो अलग होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, ग्लास समझ में आया। अब इनमें क्या होता है ना, इनमें यार एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो दोनों चीजों को साथ में गिव अप करते हैं, ये बोलते हैं कि देखो ना मुझे हुक्स लॉ को फॉलो करना है ना मुझे इलास्टिसिटी को फॉलो करना है, अपन को तो भैया दोनों को छोड़ देना है। तो एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है यहां पर, एक पॉइंट आता है जहां पर वो दोनों को छोड़ देते हैं। बस ये ग्राफ्स हैं, ये आपको याद रखने कि ब्रिटल के लिए ग्राफ हल्का सा चेंज हो जाता है, डिटेल में नहीं जाना है, पहले सीधा होता है फिर हल्का सा टर्न आ जाता है, ये आप देख सकते हो। क्या बात क्लियर है? जल्दी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इलास्टोमर्स की, इलास्टोमर्स का ग्राफ तो बहुत ही भाई याद है, मतलब अलग ही एकदम। इसका जो ग्राफ होता है ना वो ये पैराबोला टाइप में होता है, ये आप देख सकते हो। उसका जो ग्राफ है, नहीं दिख रहा है तुम्हें, उसका जो ग्राफ है वो आपको एक पैराबोला की शेप में ऐसा दिखता है, ये होता है उसका ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, किसका, इलास्टोमर्स का। जैसे कि रबड़, रबड़ को खींचते जाओगे ना तो क्या होता जाएगा, वो ग्राफ ऐसा आता जाएगा। यानी जो रबड़ वगैरह होते हैं ना ये तो हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, ये फॉलो नहीं करते। मैंने कल की क्लास में बताया था, जिन मटेरियल को तुम सोचते हो ना कि वो इलास्टिक हैं, एक्चुअली में वो इलास्टिक नहीं है। मैंने कल बताया था, बचपन में वो पहनते थे नाड़े वाला, तो तुम्हें लगता है कि वही इलास्टिक है, नाड़े वाला नहीं इलास्टिक वाला, तुम्हें लगता है वही इलास्टिक है, वो फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक नहीं है, वो तो लीस्ट इलास्टिक है। तो यानी ये जो रबड़ वगैरह होते हैं ये हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, उनका ग्राफ इस प्रकार से होता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, बस ये दो ग्राफ बताने थे क्योंकि है ये सिलेबस के अंदर, तो बता दिया, बस इतना ही गिवन है। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं अरे मूर्ख बालक, पैराबोला टाइप कैसे है, ये हाफ पैराबोला ही तो है तुम्हारा। बस आधा है, आधा है, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए, बस इतना पार्ट रहता है इस ग्राफ का, ठीक है जी। चलो, तुमने पढ़ लिया ना ग्राफ वगैरह, तुमने पढ़ लिया ना ग्राफ वगैरह, ठीक है। फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आफ्टर रिमूविंग द लोड इज, यानी अगर हम लोड को रिमूव कर दें, अगर एक परफेक्टली इलास्टिक है तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो वापस से शून्य पे आ जाता है, यानी जीरो पे आ जाता है ना, जीरो पे आ जाता है भाई वो वापस से, बहुत बढ़िया, जीरो पे आ जाता है। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक रीजन गिव्स, क्या देती है, जो स्लोप होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ की, इलास्टिक रीजन की बात हो रही है, वो क्या देती है बताओ। अभी तुमने पॉइजंस रेशियो तो पढ़ा ही नहीं है, अभी पॉइजंस रेशियो पढ़ना है अपन को, जल्दी बताओ। इसका आंसर जो सही देगा, वैसे बड़ा इजी सा सवाल है यार, इसका आंसर खैर कोई भी सही दे देगा, बट ठीक है,
क्या कर सकते हैं, बता दो दोस्तों। यंग मॉड्यूलस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस, क्योंकि वो वाला जो रीजन होता है इलास्टिक, पूरे इलास्टिक रीजन के लिए जो यंग मॉड्यूलस होता है वो हमेशा एप्लीकेबल है। ठीक है, जितना भी इलास्टिक रीजन है, इवन ओ से लेकर बी तक, तुम्हें याद होगा पहले तो सीधे होता है, फिर हल्का सा क्या आता है, कर्व आता है, हल्का सा कर्व आता है। ठीक है, तो वो जो हल्का सा कर्व भी आता है ना, वहां तक भी ले, ओ से लेकर बी तक के लिए पूरे टाइम के लिए जो यंग मॉड्यूलस होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, बहुत सही। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, कोई बता सकता है? ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज भैया को क्लास नहीं लेने दोगे क्या? एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ, आज तुमने कोई काला, ये मेरे को समझ नहीं आया। इससे पहले मेरी क्लास थी, ठीक है, 5 बजे, 5 बजे मेरी क्लास थी, उसमें कोई इशू नहीं आया। हमारी क्लास में क्या है, तुम्हारी क्लास में क्यों इतना इशू आता है, क्या पता। तुम्हारी क्लास से वो तार जुड़े हुए हैं ना पिछले साल वाले। चलो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस समझना बेटा सबसे पहले, व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, तुम सोच पा रहे हो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस ऐसे समझो, अगर एक तार है, उसको तोड़ने के लिए जितनी मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी वो क्या होगा? उसको तोड़ने के लिए जितनी मुझे स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, उसको उतनी स्ट्रेस देनी पड़ेगी, उसी को क्या मैं बोलता हूं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, है ना, है ना? ठीक है, अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है ना? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया। यस और नो, ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, यही होगा। ठीक है, तो मुझे खुद बात बताना, अब उस क्वेश्चन पे एक बार वापस आते हैं, अब उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, अब तुम उसका आंसर दे दोगे बड़े आसानी से। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? अब सोचो, क्या था स्ट्रेस का फॉर्मूला? जो फोर्स दे रहे हो डिवाइड बाय एरिया, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताओ फटाफट से, इनमें से क्या है? एरिया पे, और एरिया किस पे डिपेंड करता है बेटा? रेडियस पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेडियस पे चीजें डिपेंड करती हैं? यस और नो, फटाफट से बताओ। अब तुम्हें क्लिक हुआ मैं क्या कहना चाह रहा था? नहीं हुआ अभी भी? अरे अब तो हो गया होगा। हाँ, बोलो। हाँ, किस पे डिपेंड करती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या ही बात है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? तो ब्रेकिंग जो स्ट्रेस होती है यार, वो कहीं ना कहीं एरिया पे डिपेंड करती है। अगर एरिया कम होगा ना, अगर एरिया कम होगा, और ये चीज ना तुम खुद सोचना, सुनो क्या बता रहा था मैं, कि अगर एक, अब तुम खुद सोचना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुम एकदम दिमाग लगाना और तुम खुद सोचना। ठीक है, ठीक है, शांत, 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 शांत। ठीक है, सुन लो, सुन लो, छुट्टी छुट्टी, रुक जा, छुट्टी छुट्टी कर रहा है भैया, कोई बंगाली जादूगर बैठा हुआ है क्लास में। तुम क्या चाहते हो, मेरी क्लासेस कितनी लंबी चले हैं, तुम क्या चाहते हो? सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम दिमाग लगाना, अगर एक वायर पतला है, एकदम पतला वायर है, उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? और इमेजिन करो, एक वायर मोटा है,
उसको तोड़ने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, बताओ बेटा फटाफट से। अरे जो वायर पतला है वो जल्दी टूटेगा क्योंकि इसका एरिया कम है, एरिया कम है, एरिया कम है ना। जो पतला वायर होता है जल्दी टूटता है क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम है। और जब एरिया कम होता है तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, एरिया कम। समझे अब, यानी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो डिपेंड करती है एरिया पे। अगर आपने एरिया कम कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगी, बोलो, ज्यादा हो जाएगी ना। समझ गए। और जो बड़ा होता है, मोटा वायर होता है ना, ऐसे बड़ा एरिया जिसका ज्यादा होता है तो उसमें आपको ज्यादा खींचना पड़ता है यार, ज्यादा स्ट्रेस देनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। ठीक है, तो इसका लॉजिकली आंसर आना चाहिए रेडियस ऑफ द वायर। चलो ये बताओ, a stress and strain graph of the two material A and B are shown in the figure. The graph are drawn to the same scale. Which material has the greater young modulus? कौन से मटेरियल का ज्यादा यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस कैसे पता चलता है। अब इस ये दो ग्राफ है, इनकी ब्राइटनेस कम करता हूं बेटा, इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। देखो यंग मॉडुलस कहां तक वैलिड होता है यार, ऐसे तुम्हारी क्लास चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज भुवन भैया नौकरी से निकालूंगा, रुको आज तुम, आज रुको तुम, आज भुवन भैया को मैंने निकाला नौकरी से। भैया बंद कर दो, पढ़ा लेने दे भाई, कुछ तो कर दो इसको सॉल्व। परेशान हो गया हूं मैं, इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ा दूं पढ़ा दूं, पढ़ा नहीं दे रहे मेरे को यार, प्लीज। क्या लगता है तुम लोगों को, क्या पीके भैया आज पढ़ा पाएंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर अभी अब ये फिर से हुआ तो बेटा आज तो मैं छुट्टी कर दूंगा। अगर फिर से हुआ तो आज आज तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। तुम दुआ मत करना कि भैया हो जाए, आज तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं, ठीक है? तुम्हारी भी और कुछ लोगों की भी कंपनी से तुम्हारी भी और कुछ लोगों की भी छुट्टी कर दूंगा आज मैं। प्लीज नहीं यार, मेरा भाई पढ़ा लेने दो मेरे को, काहे परेशान कर रहे हो मुझको यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? थोड़ा सा पढ़ाऊंगा बस, 15 मिनट और पढ़ा ले तो प्लीज, प्लीज, प्लीज। मेरे साथ ही क्यों, और 11th की क्लास में ही क्यों? चलो अच्छा मुझे ये बताओ, अब गया ना बेटा, अब मैं छुट्टी करूंगा, बाय बाय बोल दूंगा। विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस? इनमें से किसके पास यंग मॉडुलस ज्यादा है, आपको वो बताना है। तो भाई आप देख सकते हो, यंग मॉडुलस बताओ किसका ज्यादा है। अच्छा मुझे एक चीज बताना है यार, अगर मैं दो ग्राफ ऐसे दे दूं तुम्हें, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, मुझे बताओ ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, तो यंग मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? जल्दी बताओ
किसका ज्यादा लग रहा है तुम्हें, ए का या बी का? बताओ बताओ। ये क्वेश्चन ना क्लास 10th में तुम रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में किया करते थे, याद आ रहा है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, जो ज्यादा ऊपर होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा, जिसका एंगल देखो, अगर जिसका एंगल तुम्हें ज्यादा दिख जाए, ये तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, किसका ज्यादा होगा? जिसका एंगल ज्यादा है, जो ज्यादा ऊपर है, उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा, और जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा वो ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, कल बताया था। और जिसका यंग मॉड्यूलस कम वो सॉफ्ट, वो नरम, वो सॉफ्ट। ठीक है, अब इनमें देख के बताओ, इनमें देख के बताओ कि कौन सा आपको मटेरियल लग रहा है जिसका ग्रेटर यंग मॉड्यूलस है। अब तो मैंने तुम्हें हिंट भी दे दी, अब तो मैंने तुम्हें हिंट भी दे दी भैया, अब तो आई होप तुम कर लोगे, कर लोगे। बोलो फटाफट। इस ग्राफ में वैसे पता नहीं चल रहा है, दिक्कत ये भी है, इस ग्राफ में पता चलना भी मुश्किल है। पता चल रहा है तुम्हें? ए लिख रहे हैं सब, ए लिख रहे हैं सब। देखो जो ग्राफ ज्यादा ऊपर होगा ना, वो हमें इसमें डायग्राम से पता नहीं चल पा रहा है कौन सा ज्यादा ऊंचा है, कौन सा ज्यादा ऊंचा है, बट डायग्राम से देखने पे लग रहा है कि ये ज्यादा ऊंचा है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यंग मॉड्यूलस इसका ज्यादा होना चाहिए। यंग मॉड्यूलस क्या होना चाहिए? इसका ज्यादा होना चाहिए, है ना, है ना। अगर ग्राफ से मुझे पता चल रहा है ए का होना चाहिए, बाकी बहुत कम ही डिफरेंस है, बहुत कम ही डिफरेंस है। हाँ ठीक है, ठीक है, बट बेटा एक दिक्कत और है इसमें, एक दिक्कत और है जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। मैं बताता हूं, तुम्हें याद होगा यंग मॉड्यूलस कहां तक काउंट होता है? एक बार उस ग्राफ पे आते हैं वापस से, एक बार तुम वापस से देखना उस ग्राफ को और दिमाग लगाना मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यंग मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग, यंग मॉड्यूलस बोल रहा हूं, ग्राफ के अकॉर्डिंग जहां पर एक कर्व आता है ना, इस कर्व तक इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होती है, हाँ या ना? इस कर्व तक, याद आ गया? ठीक है, अब एक बार वापस से आते हैं, अब वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी अगर तुम देखो तो इस कर्व तक, ये जो तुम्हें कर्व दिख रहा है, इधर तक, इधर तक क्या होना चाहिए? इस पॉइंट तक इलास्टिक है, और इस केस में वो कर्व यहां आया, वो कर्व यहां आया, वो कर्व यहां आया। तो अब यहां पर एक सोचने वाली चीज आई, ऊंचा कौन? क्योंकि देखो एंगल से समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वी कैन नॉट जस्टिफाई थ्रू एंगल्स, बट क्योंकि ये ग्राफ दोनों सेम हाइट पे हैं, तो तुम्हें हाइट तो दिख रही है कि इसकी हाइट ज्यादा है, देखो साफ दिख रही है हाइट ज्यादा, यानी ज्यादा स्ट्रेस देनी पड़ी, ज्यादा स्ट्रेस देनी पड़ी, यानी ये ज्यादा ताकतवर। और अभी मैंने बताया जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा। यस और नो? अब बताओ मुझे, आया मैं क्या बताना चाह रहा था? अब चमका तुम्हें? इस वजह से मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी ही होगा, है ना, क्योंकि एंगल से हम समझ नहीं पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट हाइट से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसकी हाइट बहुत ज्यादा है भाई उसके कंपैरिजन में, जिसकी हाइट ज्यादा यानी उसको ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ी, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ी तो ज्यादा ताकतवर था। बात खत्म बात खत्म। अगला क्वेश्चन, विच मटीरियल इज मोर डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब तुम्हें समझ आता होगा, 10th में पढ़ा था, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा ज्यादा डक्टाइल लग रहा है बेटा, बताओ? डक्टाइल का मतलब है कि टूटने से पहले कौन ज्यादा टाइट, मतलब ब्रेक तो करना ही है एंड में जाके, है ना, ब्रेक होने से पहले किसने ज्यादा फोर्स को झेल लिया, वो ज्यादा डक्टाइल होगा। तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा बेटा कौन कौन तुम्हें लग रहा है, ए या बी, क्या लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसका ये देखो पॉइंट आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। याद आया? इतनी स्ट्रेंथ ये झेल पाया, जबकि इसका ये पॉइंट नीचे आया, यानी ये कम स्ट्रेस झेल पाया, जबकि ये जो है ये ज्यादा स्ट्रेस झेल पाया। टूटना दोनों का तय है, बट ज्यादा किसने स्ट्रेस झेली? वो झेली इसने। तो ये ज्यादा डक्टाइल है कि हमने उसको बहुत खींचा, बट बहुत समय बाद ये जाके टूटा, यानी इसने बहुत स्ट्रेंथ, है ना, इसका ये जो मैक्सिमम पॉइंट है बहुत ऊपर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। आगे आते हैं,
विच मटीरियल इज मोर ब्रिटल, ब्रिटल यानी कौन जल्दी टूटेगा, तो अपोजिट तुम्हें साफ दिख रहा है, अपोजिट, ये जल्दी टूट गया, ये जल्दी टूट गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटीरियल, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, वो बताओ, बताओ यार। देखो जिसने अल्टीमेट, जो मैं बोलता था ना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जिसने ज्यादा झेली, वो अल्टीमेट ज्यादा ताकतवर कहलाएगा। बात खत्म, बात खत्म भाई। सबसे ज्यादा अल्टीमेट टूटने से पहले तक किसने स्ट्रेस झेली, तो वो था भैया हमारा ये ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। बताओ। स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है ना, हाँ, कि अल्टीमेट देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है मटेरियल, बात वो है, बात वो है। पर अगर यह पूछा जाता कि अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी, अब मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इसके भी दो आंसर आएंगे, देखना बेटा। अगर इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग होता, किसके अकॉर्डिंग, इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग, कि इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग बताओ कौन ज्यादा ताकतवर, तो आंसर क्या देते बताओ, ए या बी, आंसर देते तुम बी, क्योंकि इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इसने यहां पर दम तोड़ा, जबकि इसने यहां पर दम तोड़ा। डिफरेंस समझ गए, डिफरेंस समझ गए बेटा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, जल्दी बता दो। डन, ओके जी, क्लियर, बहुत सही यार, डन, डन। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो कि ग्राफ के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे के जाता हूं, वो होमवर्क क्वेश्चन करना, और फिर अपन मिलते हैं अगले वीक। कल मेरी क्लास नहीं है, कल रवि सर की वो जो आपकी एक डाउट सॉल्विंग वाली क्लास है ना, वो लेना चाह रहे हैं कल, तो वो कल क्लास ले लेंगे डाउट सॉल्विंग वाली, है ना, फिर अपन अगले वीक मिलेंगे। तो ये ग्राफ तक का पूरा पोर्शन रिवाइज करके आना। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा सवाल है, और ये आपके लिए एक दूसरा सवाल है, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड है, एक तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एक लॉ बच गया, पॉइजन्स रेशियो हम बोलते हैं, वो पॉइजन्स रेशियो हमें पढ़ना है, उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है जी। इलास्टिसिटी ए का ज्यादा होना चाहिए, मैं समझा नहीं बेटा क्या बोलना चाह रहे हो यार। एक मुझे बात बताओ, ध्यान से देखो, ए ने तो यही हार मान ली थी, बी ने कहा हार मानी, बी ने यहां हार मानी, ऊंचा कौन गया, ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ, ज्यादा इलास्टिक ए हुआ या बी हुआ, बी हुआ ना। बी ने इलास्टिसिटी के एंगल में हार बहुत बाद में मानी, बट अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं कि टूटता कब है, तो टूटने वाले केस में देखो इसने कब हार मानी, इसने यहां पर हार मानी, और टूटने वाले केस में इसने यहां हार मानी। देखो अगर इधर फोर्स गई तो ये हार जाएगा, और इसके लिए टूटना यहां पर है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है इसकी ज्यादा है, बट अगर मैं इलास्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो वो इसकी ज्यादा है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, पकड़ रहे हो, हाँ, बहुत सही, बहुत सही। तो यही चीजें, ठीक है, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, यस, ये बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो चलो, इसी के साथ इस क्लास को करते हैं खत्म, है ना, मिलते हैं वापस से जल्द ही अगले वीक। जब तक के लिए डंबल हाथ में उठाना पड़ जाए ऐसी स्थिति आए ना, तब पढ़ाई करते रहे पढ़ाई करते रहे, साथ साथ में यू हैव वन लाइफ, अपने लाइफ में जो भी आपके गोल हैं अचीव करो, मेहनत करो। मुझे पता है अब एक ऐसा समय है जब आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप बहुत सारी चीजें कर पाओ। 10th में शायद वो टाइम था, बट अब वो टाइम नहीं है। 12th में जाके वो टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एंड हो जाएगा। बट मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं, ऐसा समझ लो कि लाइफ में ना तुम्हारे पास बस 1 या 1.5 साल है, अभी आधा साल ये बचा हुआ, और 1 साल 12वीं का। और मैं ना तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नहीं बोल रहा हूं कि मेहनत कर ले उसके बाद मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। मेरे जीवन में बेटा आज भी मजे नहीं है ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे जीवन में मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। जीवन में कुछ ऐसा पॉसिबल ना ही है, समझ ले इस बात को, नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। तो मजे नहीं आएंगे लाइफ के अंदर, पर सुकून मिलेगा। कब सुकून मिलेगा, जब एक बार तू 12वीं के अंदर ना तू एग्जाम वाले प्रेशर को खत्म करेगा ना, जब तेरा बोर्ड एग्जाम होगा ना, उस दिन जो तुझे सुकून मिलना है
कॉलेज में जाके, मैं नहीं कह रहा कॉलेज में डर नहीं लगता, लगता है, बिल्कुल लगता है, पर वो सिर्फ एक रात पहले लगता है। एग्जाम से एक रात पहले लगता है। एक्सप्लोर करोगे, चीजें सीखोगे, अलग अलग डायरेक्शंस में जाओगे, थोड़ा एंजॉय करोगे, पार्टी वार्टी करोगे, दोस्तों के साथ ये वो सब करोगे तुम, तो वो एक एक्सपेक्ट है ना लाइफ का, तो जियोगे तुम कॉलेज में। और जब कॉलेज के बाद फिर आ जाओगे जॉब वगैरह में, काम वाम में, तो फिर वही जिंदगी। तो ये लाइफ है, अप डाउन चलता रहेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अगर 1-1.5 साल इमेजिन कर लो कि यार नहीं, मुझे अब 1-1.5 साल लाइफ के पढ़ाई में देने हैं, तो देने हैं, खत्म करो उस बात को और दे के खत्म करो, बस मैं इतना बोल रहा हूं। ठीक है, चलो ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं अगले वीक, जब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय। चलो क्वेश्चंस कर लेना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पीसीपी भी अपलोड हो जाएगी संडे को, ठीक है, पीसीपी अपलोड हो जाएगी संडे को। तो जितने भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी मॉड्यूलस रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो सब कर लेना। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमारा बचा है और एक अपना वो पॉइजन रेशियो वाला बचा है, 2 ही टॉपिक बचे हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।